हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आयुष चौपाल। मैं आशुतोष। भारतीय इतिहास के आज के इस खंड में हम बात करेंगे मौर्य काल के बारे में। तो आइए देखते हैं। तो मौर्य साम्राज्य का जो कालखंड है वो 322 ईसा पूर्व से लेकर के 185 ईसा पूर्व तक है। और इसके बारे में जो हमें जानकारियाँ मिलती हैं वो 3 अलग अलग स्रोतों से मिलती है, जैसे कि साहित्यिक स्रोत हैं जिनमें पुराण, अर्थशास्त्र जो कौटिल्य के द्वारा लिखा गया था, बौद्ध और जैन ग्रंथ हैं, मुद्रा राक्षस है। पुरातात्विक स्रोतों की हम बात करें तो उसमें अशोक के अभिलेख हैं, जूनागढ़ अभिलेख है, भवन स्तूप और गुफाएं हैं। विदेशी यात्रियों के विवरण की हम बात करें जिससे हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारियाँ मिलती हैं तो मेगास्थनीज की इंडिका है, स्ट्रेबो का विवरण है, प्लिनी का विवरण है, एरियन का विवरण है, प्लूटार्क का विवरण है और जस्टिन का विवरण है। तो जो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। इनका जो कालखंड था वो 322 ईसा पूर्व से लेकर के 298 ईसा पूर्व के बीच था। चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को हराकर, जो कि कौटिल्य की सहायता से धनानंद को हराकर और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। इसने संपूर्ण नंद वंश का उन्मूलन करके मौर्य वंश की नींव इन्होंने रखी थी। उस समय के बारे में कहा जाता है कि ये सबसे बड़ा साम्राज्य था, जो कि उत्तर पश्चिम में ईरान से लेकर के पूर्व में बंगाल तक और उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में मैसूर तक इसका विस्तार था। इसने यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया और ईरान तक अपने शासन का, अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त से किया और सेल्यूकस जो था उसने ही अपने राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था, जिसने इंडिका नामक जो पुस्तक लिखी, जिससे हमें उस काल के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती हैं। चंद्रगुप्त जैन धर्म को मानता था और इसने जैन गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। श्रवण बेलगोला कर्नाटक में 298 ईसा पूर्व में इसने उपवास के द्वारा शरीर त्याग किया। जैसा कि जैन प्रथा में हमने देखा है कि संथारा एक प्रथा है जिसमें उपवास के द्वारा शरीर का त्याग किया जाता है। जो प्रमुख अभिलेख हैं उनको हम देख लेते हैं। एक महास्थान अभिलेख है बांग्लादेश में, जिसमें बंगाल विजय के बारे में जानकारी मिलती है। सोहगौरा ताम्रपत्र है गोरखपुर का, और महास्थान जिसमें अकाल के समय राहत कार्य की जानकारी मिलती है। गिरनार अभिलेख है रुद्रदामन का, जिसमें सौराष्ट्र विजय और राज्यपाल पुष्यगुप्त द्वारा सुदर्शन झील के निर्माण के बारे में जानकारी मिलती है। अब उसके बाद जो दूसरा शासक बना वो बिंदुसार। इसका जो कालखंड था वो 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व के बीच। ये अमित्र घात के नाम से प्रसिद्ध था, जिसका मतलब होता है शत्रु विनाशक, अमित्र घात। सीरिया के शासक एंटियोकस फर्स्ट ने डायमेकस राजदूत को इसके दरबार में भेजा था। उसने ही बिंदुसार से 3 चीज़ें मंगवाई थीं, जिनमें अंजीर, अंगूर की मदिरा और एक दार्शनिक। मिस्र के शासक टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने डायनोसिस राजदूत को भेजा था इस कालखंड में। अब सम्राट अशोक को देखते हैं। इनका शासनकाल 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक था। ये बिंदुसार के पुत्र थे। इन्हें देवानाम पियदस्सी कहा गया, अर्थात देवताओं का प्यारा। मास्की, गुर्जरा, नेट्टूर के अभिलेखों में इनके नाम का उल्लेख है। इनके अभिलेखों को सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा 1837 में। अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में इन्होंने कलिंग पर आक्रमण किया और फिर विजयी हुए। यह जो कलिंग है ये वर्तमान उड़ीसा के दक्षिणी भाग में स्थित है। कलिंग की राजधानी तोसली पर इन्होंने अपना अधिकार कर लिया था और कलिंग युद्ध में जो भीषण नरसंहार हुआ था उससे अशोक विचलित हो गए थे और उन्होंने युद्ध की नीति त्याग करके बौद्ध धर्म को अपना लिया था और उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। आजीविकों के लिए बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण किया था, जिनका नाम है लोमिस ऋषि, कर्ण चौपार, सुदामा गुफा, विश्व झोपड़ी। अशोक ने कश्मीर में श्रीनगर और नेपाल में देवपट्टन नगर भी बनाया था। अब इससे एक प्रश्न पूछा गया है IAS 2016 में,
सम्राट अशोक के राजादेशों का सबसे पहले विकुटन डिसाइफर किसने किया था? ए. जॉर्ज व्यूहर, बी. जेम्स प्रिंसेप, सी. मैक्स मूलर, डी. विलियम जोन्स। तो अभी हमने देखा कि सबसे पहले जो उनके राज्यादेशों को, उनके अभिलेखों को पढ़ा था वो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा बी। अब अशोक के धम्म को देख लेते हैं। धम्म जो है वो धर्म का ही प्राकृत रूपांतरण है। स्वनियंत्रण इसका मूल सिद्धांत है। इसमें अपनी प्रजा के नैतिक गुणों के विकास और उत्थान पे बल दिया गया है। अपने दूसरे और 7वें अभिलेख में धम्म के गुणों की व्याख्या की गई है, जो कि है मृदुता, पवित्रता, सत्यवादिता, दान, दया, करुणा और कल्याण। अर्थात जो भी मानव होने के नाते एक नैतिक गुण होना चाहिए, मानवीय गुण होना चाहिए, उसके विकास पर बल दिया गया है। अनुसंधान एक शब्द आया है जो कि जनता को हर 5वें वर्ष धर्मोपदेश दिया जाता था। उसके लिए अधिकारियों की नियुक्ति होती थी। अधिकारियों द्वारा जो प्रत्येक 5वें वर्ष आम जनता को, साधारण जनता को धर्मोपदेश दिया जाता था, उसे अनुसंधान कहा गया है। धम्म के प्रचार के लिए श्रीलंका, मिस्र, ग्रीस, सीरिया इत्यादि देशों में दूत भेजे गए थे। अशोक के अभिलेख की हम बात करें तो एक तरह से देखा जाए तो भारत में शिलालेख का आरंभ अशोक द्वारा ही होता है, जो कि राज्यादेशों के रूप में होता था। वो राजा का आदेश होता था जो कि शिलालेख के रूप में राज्य के अनेक जगहों पर लिखा जाता था। 3 तरह के अभिलेख देखने को मिलते हैं, एक शिलालेख, दूसरा स्तंभ लेख और तीसरा गुहा लेख, जिसे गुफा लेख भी कहते हैं। अभिलेखों की भाषा प्राकृत थी और लिपि ब्राह्मी थी। सिर्फ शहबाजगढ़ी और मानसहरा जो है उसमें खरोष्ठी लिपि का प्रयोग हुआ है, जो कि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। अशोक के सभी अभिलेख के विषय प्रशासनिक थे, जबकि रुम्मनदेही का अभिलेख जो था उसका विषय आर्थिक था और ये सबसे छोटा अभिलेख भी माना जाता है। शहबाजगढ़ी मानसहरा की जो लिपि थी वो खरोष्ठी थी। तक्षशिला और लघमान की जो लिपि थी वो अरमाइक थी। कंधार में अरमाइक और यूनानी दोनों लिपियों का प्रयोग हुआ है। अशोक के जो 14 शिलालेख हैं उनको हम एक एक करके देख लेते हैं, क्योंकि ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले शिलालेख में पशु बलि की निंदा हुई है। दूसरे में मनुष्य और पशु की चिकित्सा का उल्लेख है। चोल, पांड्य और चेर राज्यों की चर्चा है। तीसरे में अनुसंधान की चर्चा है। चौथे में धम्म की उद्घोषणा हुई है। 5वें में धम्म महामात्रों की नियुक्ति से संबंधित है। मौर्यकालीन समाज और वर्ण व्यवस्था का उल्लेख हुआ है। 6ठे में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है और आम जनता किसी भी समय राजा से मिलने जा सकते थे। 7वें में सभी संप्रदायों के लिए सहिष्णुता की बात कही गई है। 8वें में सम्राट के धर्म यात्राओं का उल्लेख है। 9वें में धम्म समारोह की चर्चा है। 10वें में आदेश दिया गया है कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा का हित सोचें। 11वें में धम्म की व्याख्या की गई है। 12वें में स्त्री महामात्रों की नियुक्ति की गई है। 13वें में कलिंग युद्ध का वर्णन है, पड़ोसी राज्य का वर्णन है। 14वें में जनता के लिए धार्मिक जीवन बिताने का संदेश है। इससे जो प्रश्न पूछा गया है वो हम देख लेते हैं। यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2016 में कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है। ए 13वें शिलालेख द्वारा, बी रुम्मनदेही स्तंभ लेख द्वारा, सी वेनसांग के विवरण द्वारा, डी प्रथम लघु शिलालेख। तो अभी हमने पिछले स्लाइड में देखा कि कलिंग युद्ध का विवरण हमें प्राप्त हो रहा है 13वें शिलालेख के द्वारा। तो इसका सही उत्तर होगा वो होगा ए। अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण अभिलेखों को हम देखते हैं। कौशाम्बी का अभिलेख है, कौशाम्बी का स्तंभ लेख है जो कि प्रयागराज में है। इसे रानी का अभिलेख कहा गया है। रुम्मनदेही अभिलेख है, यह सबसे छोटा अभिलेख है जिसे आर्थिक अभिलेख कहा गया है। सोहगौरा अभिलेख, इसमें अकाल से निपटने के उपाय हैं और अन्न भंडार रखने का उल्लेख किया गया है। कंगनहल्ली शिलालेख जो कि कर्नाटक में है, एक बौद्ध स्थल है। एक प्रस्तर रूप चित्र के साथ राण्यो अशोक अर्थात राजा अशोक वर्णित किया गया है। रामपुरवा लौड़िया नंदनगढ़ लौड़िया अरेराज, ये बिहार में स्थित दीर्घ स्तंभ लेख है। सांची जो कि लघु स्तंभ लेख है,
इसमें महामात्रों को संघ भेद रोकने का आदेश दिया गया है। निगाली सागर नेपाल में है, जो कि लघु स्तंभ लेख है। ऐसा कहा जाता है कि अशोक अपने राज्याभिषेक के 12वें वर्ष में यहाँ आया था और कनक मुनि, जो कि बुद्ध को कहा गया है, उनके स्तूप का आकार बढ़वाया था। इससे एक प्रश्न पूछा गया है IAS 2019 में, निम्नलिखित में से किस उभारदार मूर्तिशिल्प रिलीफ स्कल्पचर शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ राण्यो अशोक, राजा अशोक उल्लिखित है? A. कंगनहल्ली, B. सांची, C. शहबाजगढ़ी, D. सोहगौरा। तो अभी हमने पिछले स्लाइड में देखा ये कंगनहल्ली में स्थित है, अर्थात जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा A। अब इसके प्रशासनिक, आर्थिक और सामाजिक व्यवस्थाओं को हम देखें। प्रशासनिक व्यवस्था की हम बात करें तो यहाँ पे लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा दिखाई देती है। राज्य की सप्तांग विचारधारा यहाँ पे दिखाई देती है, जिसमें 7 अंगों की बात की गई है। राजा जो कि सिर माना गया है, अमात्य जो कि आंखें मानी गई हैं, जनपद को जंघा माना गया है, दुर्ग को बाह माना गया है, कोश को मुख माना गया है, दंडबल मस्तिष्क माना गया है और मित्र को कान माना गया है। उच्चाधिकारियों को तीर्थ कहा गया है और कुल 18 तीर्थों का विवरण हमें यहाँ पे मिलता है। एस्ट्रोनोमोई नगर प्रमुख थे, एग्रोनोमोई जिले का अधिकारी थे, सीता राजकीय भूमि को कहा गया है। साम्राज्य 4 प्रांतों में विभाजित था, लेकिन अशोक के समय यह बढ़कर 5 हो गए। प्रांतों को चक्र कहा गया है और ये मंडलों में विभाजित था। ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी और ग्रामणी इसका अध्यक्ष हुआ करता था। आर्थिक व्यवस्था की हम बात करें तो 3 आर्थिक साधन दिखाई देते हैं। इसमें कृषि, पशुपालन और व्यापार थे। भूमि पर राज्य और कृषक दोनों का अधिकार माना जाता था। भूमि कर उपज का 6वां हिस्सा होता था। भूमि के प्रधान अधिकारी को सीताध्यक्ष कहते थे। बलि एक प्रकार का राजस्व कर था। व्यापार जो होता था वो जल और स्थल दोनों मार्गों से होता था। व्यापारिक जहाजों के निर्माण का उद्योग यहाँ पे देखने को मिलता है। हाथी दांत, सीपियां, मोती, नील और लकड़ी का निर्यात भारत से होता था। 3 प्रकार के व्यापारिक शुल्क लगाए जाते थे। टैक्स को छुपाने के लिए मृत्युदंड का प्रावधान था, अर्थात अगर कोई टैक्स छुपा रहा है उसके लिए मृत्युदंड की सजा होती थी। सामाजिक व्यवस्था की हम बात करें तो जो समाज था, जैसा कि हमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र, इंडिका और बाकी अभिलेखों से प्राप्त होता है, समाज 7 जातियों में विभाजित था, जिसमें दार्शनिक, किसान, अहिर, कारीगर, शिल्पी, सैनिक, निरीक्षक और सभासद थे। स्त्रियों की स्थिति सुदृढ़ थी। पुनर्विवाह और नियोग की अनुमति थी और स्त्रियों को बराबर की भूमिका दी गई थी। स्त्री पुरुष दोनों तलाक लेने के अधिकारी थे, दोनों तलाक ले सकते थे। कौटिल्य ने तलाक के लिए मोक्ष शब्द का प्रयोग किया है। समाज में वेश्यावृत्ति का भी प्रचलन था। सती प्रथा का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाएं रूपाजीवी कहलाती थीं। संभ्रांत घरों की स्त्रियां जो घर में ही रहती थीं, उन्हें अनिष्कासनी कहा गया है। इससे एक प्रश्न पूछा गया है JPSC 2013 में, मौर्य काल में टैक्स को छुपाने के लिए इनमें से क्या दंड दिया जाता था? A. मृत्युदंड, B. सामानों की कुर्की, C. कारावास, D. उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो अभी हमने पिछले स्लाइड में देखा कि मौर्य काल में टैक्स को छुपाने के लिए मृत्युदंड का प्रावधान था, तो इसका सही उत्तर होगा वो होगा A। अब कुछ प्रचलित शब्दावलियों को हम देख लेते हैं। सीता, जो कि राजकीय भूमि और राजकीय भूमि से होने वाली आय दोनों संदर्भों में प्रयुक्त हुआ है। श्रेणी शिल्पियों का एक संगठन था जो कि वित्तीय संस्थान के रूप में काम करता था। यह वेतन, कार्य नियम, उत्पादन, वितरण और मूल्य निर्धारण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। इसके सदस्यों पर न्यायिक अधिकार था और महाश्रेष्ठी जो हुआ करते थे वो श्रेणी न्यायालय के प्रधान हुआ करते थे। निगम व्यापारियों का संगठन था। संघ महाजनों का संगठन था। सार्थवाह अनाज से संबंधित प्रमुख व्यापारी हुआ करता था। बलि एक प्रकार का राजस्व कर था। हिरण्य
अनाज के रूप में न लेकर नगद लिया जाने वाला एक प्रकार का कर था। निष्क्राम्य निर्यात कर था। प्रणय आपातकालीन कर को कहते थे। अदेव मात्रिक वह भूमि जिसमें बिना वर्षा के भी अच्छी खेती होती थी उसे अदेव मात्रिक कहते थे। धर्मस्थीय दीवानी मामलों से संबंधित न्यायालय था। कंटक शोधन फौजदारी मामलों से संबंधित न्यायालय था जिसमें हत्या मारपीट से संबंधित विवाद निपटाए जाते थे। मागध एक दरबारी होता था जो कि राजवंशीय इतिहासों और वीरगाथाओं को कंठस्थ करता था। इससे एक प्रश्न पूछा गया है IAS 2016 में, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों राजवंशीय इतिहासों तथा वीरगाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था? A श्रवण, B परिव्राजक, C अग्रहारिक, D मागध। तो अभी हमने पिछले स्लाइड में देखा, जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा D मागध। एक और प्रश्न पूछा गया है IAS 2012 में, प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेणी संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पहला, प्रत्येक श्रेणी राज्य के एक केंद्रीय प्राधिकरण के साथ पंजीकृत होती थी और प्रशासनिक स्तर पर राजा इसका प्रमुख होता था। दूसरा, श्रेणी ही वेतन, काम करने के नियमों, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती थी। तीसरा, श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था। तो अभी हमने पिछले स्लाइड में देखा कि श्रेणी ही वेतन, काम करने के नियमों, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती थी और श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 2 और 3 अर्थात C। तो दोस्तों ये था हमारा आज का खंड जिसमें हमने मौर्य साम्राज्य के बारे में बात की। इसके अगले एपिसोड में हम मौर्योत्तर काल के बारे में बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने फीडबैक और कमेंट्स आप नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।